एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ की। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगा। हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया, मुझे माँ बहन की गालियां दी जा रही। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा अपनी टांगे बैंड कर। 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। नुमान, आज डक्की भाई की वीडियो ने सच में उदास कर दिया है। उदास ही नहीं, सिर्फ उस शख्स ने परेशान भी कर दिया है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं, हम दोनों ने मिलकर देखी है। मैं इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पर रो नहीं पड़ती, लेकिन उस बंदे की वीडियो ने कई ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने गूज बम्प्स दिए और जिन्होंने वाकई में मुझे रुला दिया। वो खुद भी रोया है, अगर आप वीडियो में देखो कितना खुद भी रोया है। रोया, उसने अपनी ऑडियंस को भी साथ में रुलाया है। जो जितनी ज्यादती डक्की के साथ हुई है, लिटरली आई एम शॉक्ड कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। नुमान, इतने नामी ग्रामी इदारे, अगर वहाँ पर ये हाल होगा तो इंसान ट्रस्ट किस पर करे। यहाँ पर डक्की का जो एक पॉइंट था पूरी वीडियो में वो ये था कि यार इतनी चीज़ों ने मुझे धोखे दिए, इतने लोगों साथ मैंने चीज़ें शेयर की, उन लोगों ने धोखे दिए कि जब एक मेरी आंखों के सामने राइट पर्सन आया तो मैं उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैं उसको नहीं कह पा रहा था कि वाकई यार मैं इस मेंटली और फिजिकली टॉर्चर से गुजर रहा हूँ। ओवरऑल जिस तरह से उसने पोर्ट्रे किया है सारा वो जेल का मंजर, जो उसके साथ होता रहा, जितना वो बेचारा डिसहार्ट हो गया, वो सब हार्ट ब्रेकिंग था। लिटरली पूरी वीडियो देखी उसकी बैठकर और रूह कांप जाती है जिस तरीके से उसको देखा गया। पता नहीं उसने कितने पॉज लिए दरमियान में। ओवरऑल उसकी पूरी बॉडी के अंदर, ओवरऑल उसकी पूरी वीडियो के अंदर मेरा ध्यान उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी था, क्योंकि सच जो होता है ना वो अपना आप बता देता है। जिस तरह से उसने वीडियो बनाई है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक एक लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। ठीक है यार, वैसे भी नुमान एक बहुत बात मशहूर है कि मर्द ना ऐसे वैसे रोते नहीं हैं। हाँ, मर्दों को इतना कभी कोई रोते हुए देखता नहीं है, और यूं ऑनलाइन आकर रोना, ठीक है ना, वो मर्द के एक नेचर में ही कुछ इस तरह की चीज़ है। Exactly. लेकिन जैसे डक्की रोया है, वो सच में हार्ट ब्रेकिंग सीन्स थे। जब वो रोया है, उसके साथ मेरे ख्याल से हर वो बंदा रोया होगा मेरी तरह जिसने वो वीडियो भी देखी है। और ख़ास तौर पे आपको भी याद होगा जब ये एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी आकर पॉडकास्ट कर रहा था हर दूसरे बंदे के साथ, तो यू स्टिल रिमेंबर दैट कि मैं आपको कहता था कि रीज इजंट दैट साउंड सस्पिशियस, जिस तरह से ये बात कर रहा है या जैसे चीज़ों को बार बार पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगेन मैं कहूँगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपकी टोन बता देती है, आपका एग्रेशन, आपका देखना, आपका बात करने का स्टाइल बता देता है कि आपकी बात में कितना दम है। और यहाँ पर जो इसकी वीडियो भी सामने आई है डक्की की आफ्टर 100 डेज़, मेरे ख्याल से इसके अंदर एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम बिलीव ना करें। जैसे नुमान आपने बताया कि उसकी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बता देती है, तो अगर ये सरफराज साहब का देखा जाए तो फर्स्ट पॉडकास्ट जब इन्होंने किया था और एंकर ने कहा था डक्की भाई, तो इसने कहा था उसे डक्की भाई ना कहो, आगे से गाली देकर कहा था कि उसको ये कहो, वो ये है, ठीक है ना। तो जब डक्की अपना वो सारा सिनेरियो पोर्ट्रे करता है कि अच्छा उसे इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज उसके सामने यूज़ हुई, और फिर नुमान जैसे उसको मारा गया। मैं आपको बताऊं, जैसे उसने बताया ना कि जिस तरह से सरफराज चौधरी ने उसके ऊपर हाथ उठाया या बाकी मेम्बरान जो थे NCCIA के उसके ऊपर हाथ उठाते रहे, यकीन माने आप हमारे किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में चले जाएं, किसी भी करप्ट पुलिस स्टेशन में चले जाएं, ऐसे पुलिस स्टेशन तो करप्ट नहीं होता, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमने सिमिलर स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं। हमें पता है इस चीज़ का कि जिन लोगों के पास पावर आ जाती है ना, ऐसे पेंडे और फजूल लोग, वो अपने पावर के नशे में आके पता नहीं अपने आप को क्या समझना शुरू जैसे करते हैं। आप लोग केस नंबर 9 में भी देख रहे हो, पूरा इदारा वो पुलिस स्टेशन का ख़राब नहीं है, वहाँ पर 1-2 ऑफिसर्स वैसे थे। और वैसे भी उसने हर चीज़ को बड़ा वाज़ेह एक्सप्लेन किया है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ ख़ास तौर पे डक्की की उस स्टेटमेंट पे, जहाँ पर उसने बताया कि सरफराज चौधरी मोबाइल निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं कि जज भी मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ही सारे फैसले करने हैं, ये देखो ये सारे जज मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैंने फैसला करना है, मैंने जो लिख देना वो तेरे साथ होना है। भाई तुम खुदा हो, मतलब कैसे यार तुम एक इंसान को इतना टॉर्चर कर सकते हो। अच्छा नुमान, आपको ये वाला सीन, और मैं जब
वीडियो भी देख रही थी तो मुझे वो वाला सीन बहुत ना, उसने ना बहुत ज़्यादा अफसुर्दा किया कि जब डक्की को बिठाया जाता है पाँव भार और एक 7 साल के बच्चे को वीडियो कॉल मिलाई जाती है और उसको वो कहते हैं कि मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, तो वो उस बच्चे को सरफराज साहब कहते हैं कि नहीं तुम इसको गालियाँ दो। वो एक एक गाली देते और पीछे से एक एक बंदा उसको स्लैप लगा रहा होता है डक्की को। वो जो सीन था ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और ख़ास तौर पर फिर जब थोड़ी सी वीडियो आगे गुजरती है और डक्की जब लास्ट पर ये बताता है कि मैं जेल में था और 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स की मुझे न्यूज़ मिली, तो ये जो दोनों सीन्स थे ना आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे कि एक सरफराज साहब जो उसको पावर में देखकर इतना जल रहा था, उसी अवाम ने, उसी पब्लिक ने, कहने को उसके व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, वो जेल में था, उसी पब्लिक ने इसे इतना डक्की को प्यार दिया कि उसके जेल में बैठे बैठे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा। चले वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि डक्की ने अपनी पूरी वीडियो में ये नहीं बताया कि वो जो 9 करोड़ उसके वॉलेट से निकाले के उसका फिर क्या बना, वो वापस हासिल करने में कामयाब चल रहा होगा ना नुमान। हाँ, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ 11 मेरे ख्याल से 9 या 11 ऑफिसर्स थे। एग्जैक्टली। तो वो जो 9 करोड़ उसके अकाउंट से निकाला, उसने अपने पर्सनल अकाउंट में भिजवाया, उसका उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाँ वो भी क्या सिनेरियो है इसका। और उसके अलावा डेफिनेटली जो उसकी केस की ओवरऑल क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचा है, ये उसने नहीं बताया। इसमें एक तो जैसे रीज ने आपको बता दिया कि केस ऑब्वियसली उसका भी चल रहा होगा और वो इतनी बड़ी अकाउंट चूँकि उसने अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाई है, एंड आई एम डैम श्योर कि उसने फ़ौरन से सारे रिकॉर्ड्स वगैरह भी रिमूव कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो की जो एक ट्रांजैक्शन होती है वो इतनी सिक्योर ट्रांजैक्शन होती है कि उसको वो बंदा चाहकर खुद ही करे तो वो करे, वरना आप उसको खुद से नहीं निकलवा सकते, कोई गवर्नमेंट भी नहीं निकलवा सकती। डक्की को कंगाल करने में कोई हद नहीं छोड़ी। आप देखें कि जैसे जब वहाँ पर उसका वहाँ पे अकाउंट खाली किया गया, वहाँ पे उसके जो थे वो सब कुछ बेचा गया, जहाँ पर वो वैसे ही लॉस में था। Exactly. उसको इतना वहाँ से लॉस दिया गया, उसकी फैमिली किन क्राइसिस से गुजरी, उसके इवन के दादा अबू का वो बता रहा था कि उनके भी अकाउंट्स तक सीज कर दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ जिस पॉइंट से उसके पैसे उसके वॉलेट से निकाले गए वो बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट है। ही सेड दैट कि उसको लॉस पे पैसे निकाले, मींस कि जब बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत डाउन था, नॉर्मली आप अपने उस पॉइंट पर पैसे नहीं निकालते, लेकिन चूंकि हवस थी ना, उनको बड़ी लालच थी कि हाय 9 करोड़ रुपया बन रहा है भाई, ये तो USDT में निकाल लो, सारे उसके कॉइन्स वगैरह सेल करके सब कुछ उसके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं। एंड दैट वाज लिटरली इनसेन कि कैसे आपने एक इंसान को बिल्कुल कंगाल कर दिया, उसके सारे फैमिली मेम्बर्स के बैंक अकाउंट सील करके आप उससे रिश्वत मांग रहे हो। और हैरानगी वाली बात इसमें यह है कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया में बैठे हुए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम 60 लाख रुपए इससे ले लेंगे, ये कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है और कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप ठीक है चंद लाख लेकर तो ये लोग काम कर, असल में ये शुरुआत होती भी ऐसी है, किसी से 2 लाख ले लिया, 4 लाख ले लिया, केस बना दिया, छोड़ दिया। ये लोग ऐसे बड़ी देर से करते आ रहे होंगे। किसी से 10 लाख ले लिया, लेकिन यहाँ पर इनको लगा था कि अच्छा बड़ी असामी है, इससे तो हम 5-6 करोड़ बड़े आराम से निकलवा सकते हैं, ठीक है। उनकी बात सुनी थी दरमियान में, वो क्या करते 40-50 करोड़ तो यहाँ ही पड़ा होगा। अरे भाई वो क्या, वो पाउडर बेचता है, वो धंधा करता है। अच्छा, यहाँ पे घर के कोने में ही बेचने से बात मुझे याद आई कि हमें आइडिया था कि इस तरह की कोई ना कोई वीडियो तो आएगी, क्योंकि हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की थी। लेकिन इसमें ही हमने एक बात भी की थी कि अपने घर के हवाले से भी कोई ना कोई बात करेगा। तो इसके घर के हवाले से लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे, मेरे ख्याल से उन सब का आंसर उन्हें तब मिल गया होगा जब उन्होंने डक्की को ये वीडियो अपने नए घर में बनाते हुए देखा होगा। हाँ, वो नए आप घर लोग में अगर वो लिविंग एरिया का वो कॉर्नर अगर माइंड में लाओ ना, और आपने अगर डक्की भाई की वो हाउस टूर वाली वीडियो देखी हुई है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये उसी घर में बैठ के इसने वीडियो बनाई है। हाँ, ठीक है, और ये वहीं की है। वो कुछ जो न्यूज़ हमने सुनी थी, जैसे कि डक्की भाई को मारा जाता था, वो पिज्ज़ा वाली, अरूप के केस वाली सारी चीज़ें वो ऑथेंटिक थी। लेकिन उन्हीं में जहाँ पर हमने घर वाली सुना था, वो एक मेरे ख्याल से अब तक तो यही फील हो रहा है कि फेक न्यूज़ थी। अब डक्की ने कम बैक कर लिया, तो हो सकता है कि वो 1 by 1 हर चीज़ का आंसर दे आप लोग। हाँ, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए। अच्छा देखें ना, 3 माह के अंदर अगर कलेक्टिव वीडियोस देखे जाए तो हज़ारों वीडियोस बनी है डक्की के ऊपर। अब उसके लिए भी मैं तो पहले बड़ा सरप्राइज हुआ कि अभी 2-4 दिन हुए मेरे ख्याल से डक्की को रिलीज हुए। हाँ, और जब से मेरे ख्याल से हो गया, हफ्ता हो गया। हाँ। चले, उसने 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर वर्किंग करके बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करके उसने ये 1 घंटे की वीडियो बनाई है। बट जितना कुछ हुआ है ना उसके पीछे से, मेरे ख्याल से अभी उसे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। जैसे हम अपनी वीडियो में आपको बता देते हैं, आपके घर को लेकर बहुत बड़ी एक स्पेकुलेशन बनी थी जिसको आपको आंसर करना चाहिए था कि ये घर आपका है या नहीं है,
ठीक है, चाहे एक लाइन में ही कर देते लेकिन बता देते कि भाई दिस इज़ माई हाउस, ठीक है, मैंने इसको पे किया है। वो एक बहुत ही फेक न्यूज़ थी। हाँ, एक जो न्यूज़ चल रही थी कि आपको बहुत मारा पीटा गया, आपके साथ बड़ा जुल्म होता रहा है, और हम भी काफ़ी श्योर थे उस हवाले से, कुछ रिसोर्सेज वगैरह जो हमने भी अपने लड़ाए थे, वो न्यूज़ जो है ना वो करेक्ट होती है। एकदम से इसको बिल्कुल चुप क्यों लगी थी? मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि यार इसको वो इतना मार पीट रहे हैं कि वो डेफिनेटली अगर कुछ भी बोलेगा तो जाना तो वापस उनके पास ही है। डकी ने अपनी वीडियो में यहाँ तक बताया कि जब मेरी हेयरिंग होती थी तो मुझे वो लोग एनसीसीआई वाले थप्पड़ लगा के लाते थे ताकि मैं डरा हुआ सहमा हुआ रहूं और मेरे मुंह से कोई बात ना निकले और मैं किसी को जवाब ना दूं। और जाहिर सी बात है, स्टार्ट में वो बोला, उसने अपने रिस्पॉन्स दिए। जब यहाँ पर भी सबने चीट किया, यहाँ पर ना मुझे डकी की एक लाइन इस वीडियो में बहुत पसंद आई जहाँ पे वो कह रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ सिर्फ आपकी फैमिली होती है। Exactly. और कोई भी नहीं होता। और ये बात हमने भी अपने वीडियोस में बहुत दफ़ा की थी कि सब्सक्राइबर्स का है, ये फॉलोअर्स का है, ये दोस्त का है, ये यार का है, कोई भी साथ नहीं होता। तो ये आप सबके लिए भी, ख़ास तौर पे ये जो पूरी वीडियो थी, आप सबके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि खास मैं रजब भट्ट की मिसाल देती हूँ। वो लड़की बाजों में लगा हुआ है, कल इसको कोई पकड़ ले, इसकी कौन सी गर्लफ्रेंड आ जाएगी इसको छुड़वाने के लिए। ये जो लोग लड़की बाजियों में लगे रहते हैं, शादीशुदा होने के बाद भी जेल में जाए ना और फिर उम्मीद लगाएं उन लड़कियों से आके उन्हें वापस लाइन नहीं। और ये जो आवारा दोस्तों में लगे रहते हैं, ये भी रजब भट्ट पर ही मिसाल फिट बैठती है। अपने दोस्तों को बुलाओ, नहीं आते। आपके साथ आपकी वाइफ स्टैंड करती है। अरूप को जब इसने फेस रिवील किया था तो मैंने ढेरों ऐसी वीडियोस देखी थी, गोल्ड डिगर है ये तो गोल्ड डिगर है, ये तो लालच के लिए इसने शादी की है, इसका और इसका तो कोई जोड़ ही नहीं था। अब आप लोगों ने देख लिया कि वो कितनी गोल्ड डिगर है। एट द एंड ऑफ द डे उसकी वाइफ उसके साथ खड़ी हुई है। कोई वहाँ से रुमैसा खान उठकर नहीं आ गई थी जिसके साथ आपने उसकी कंट्रोवर्सी बनाई हुई थी, कोई और नहीं उठकर आ गया था, कोई और ये इकरा कंवल लोग नहीं आ गई थी, उसकी वाइफ खड़ी थी। इसलिए लड़की बाजियों से और आवारा दोस्तों से हटकर अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को टाइम दिया करें आप लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें तो आई वॉज होपिंग कि ये शायद एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई बात करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो क्लोज ही उन्हीं के था ना कुछ, लेकिन इसने इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह दिया कि यही बात करके कि आपकी सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही आपके काम आते हैं, कोई भी नहीं आता। यार फॉलोअर्स का तो आना दूर की बात है। देखो फॉलोअर्स तो फिर फॉलोअर है ना, कोई दोस्त नहीं आए, कनाडा में बैठे, कोई कहाँ बैठे, कोई कहाँ बैठा, लोग डरते हैं, लोग नहीं आते। भाई जिनके इर्द गिर्द आप हर वक्त थे, ठीक है, वो नहीं आ पाए, वो नहीं कोई बात कर पाए, ठीक है। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि ये चीज़ें आपको वक्त के साथ समझ में आती हैं कि, और मेरे ख्याल से डकीन अब काफ़ी मैच्योर हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो पहले की तरह नहीं काम करेगा, ठीक है। जैसे वो पहले हर दूसरा यूट्यूबर को मुंह लगा लेता था, ख़ास तौर पे कुछ लोगों के साथ बिजनेसेस भी उसने शुरू किए हुए थे, अब उनको वो बड़े अच्छे से जो है ना वो टैकल करेगा। एंड सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात मुझे लगी ना डकी की इस पूरी वीडियो के अंदर, वो ये लगी जो कि उसके बकौल कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा, इसी मुल्क में रहकर काम करेगा। और वैसे भी जेल जो है ना आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है रीच। आप शुरू में तो बहुत डरते हो, अगर आप डकी की भी पुरानी वीडियोस देखो, यहीं से देख लो कि उस इंसान ने अपना काउच छोड़कर नीचे मैट पे बैठना पसंद किया। आप लोगों ने कभी डकी की ऐसी वीडियो देखी हुई थी? नहीं, वो आराम से अपनी जो उसकी गेमिंग चेयर होती थी, अपने उस सेटअप में बैठ के वीडियोस बनाता था। बट आज वो अपने कारपेट पे बैठकर वीडियो बना रहा था। उसके पीछे रीजन पता क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो अपनी किसी चेयर पे बैठ के या किसी रिलैक्सिंग मोड में बैठ के बात करता ना तो थोड़ा फेक लगता। वो उसने फील करवाया कि वो डाउन टू अर्थ हो गया। उसने बेसिकली ये फील करवाया कि भाई मैं अपने घर के कारपेट पे भी बड़ा सुकून से बैठा हूँ। मैं एक जेल में जिस तरह से जिस एनवायरनमेंट में रह के आया हूँ, मेरे लिए तो ये कारपेट जो है यही मेरे लिए मखमल है सब कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे डकी को भी एक बात मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि देखें साथ आप ना अपनी जो कम्युनिटी है ना वो रीबिल्ड करें, अपनी सराउंडिंग्स में अच्छे लोग लाएं, अच्छे डिफरेंट, जो आपके साथ आपके मुफाद के लिए इकट्ठे ना हो, आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो कुछ लोगों साथ, कुछ समझदार लोग हों, कोई ऐसे लोग हों जो आपको अरूप को अच्छी डायरेक्शन दे पाएँ, आपको ये इन चीज़ों से निकाल कर किसी बिजनेस की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ लाएँ। तो आप अपनी ज़रा सराउंडिंग्स पर भी गौर करें, और अगर आपने कमबैक किया है ना तो वो आप अपनी लाइफ को भी चेंज करें। जैसे आज आप यहाँ पर सादुर रहमान बन के वीडियो में सामने आए थे, डक्की भाई बन के नहीं आए थे, तो इस थोड़ी सी चीज़ को ना आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना, ऐसे ही रखना। और मेरा साथ के लिए मशवरा होगा कि साथ देखो यूट्यूब पे माशाल्लाह यू वर रॉकिंग एंड आई बिलीव यू विल रॉक, ठीक है, बट रियल बिजनेसेस की तरफ आओ, ठीक है। आपका क्रिप्टो के वॉलेट को ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी 20 साल पीछे है, इनको बड़ी देर लगेगी समझने के लिए। पाकिस्तान में हुआ है ना वो हुआ है, लीगलाइज हुआ है, लेकिन स्टिल यार देखो पाकिस्तान में एक चीज़ लीगलाइज होगी, लेकिन भाई
पाकिस्तान के दारों में बैठे हुए ये जो इतने अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी पावर्स में बैठे हैं, उनको कौन समझाए कि भाई ये क्या चीज़ है, उनको कैसे समझाएं। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि आज से चंद माह पहले जब मेरी बड़ी अच्छी यूट्यूब की इनकम बनी तो मुझे मेरे बैंक मैनेजर की कॉल आई थी और वो मुझे अगर ये कहते हैं कि भाई, और वो मुझे फ़ोन करके ये कहता है कि नुमान भाई ये इतने सारे पैसे आपके अकाउंट में क्यों आते हैं। मैंने कहा भाई आपको सोर्स की नहीं समझ आ रही कि ये क्यों आते हैं। नहीं, ये हमारे पास तो ये आ रहा है, गूगल से पैसे आ रहे हैं, गूगल क्यों दे रहा है आपको पैसे। मतलब आई वॉज लिटरली कि यार तुम एक बैंक के मैनेजर हो और आपको ही नहीं पता कि पैसे क्यों आ रहे हैं पैसे। मतलब वो ना बड़ा सस्पिशियस वे में पूछ रहा था कि जैसे पता नहीं हम कुछ इलीगल कर रहे हैं, इलीगल हो रहा है। ठीक है, तो यार ये तो हालात है यहाँ पे। अब आप देखें ना कि उस बंदे ने 7-8 साल यूट्यूब किया है उसने और बड़ा अच्छे लेवल पर किया है, वो हमेशा से वायरल रहा है। नॉर्मली तो किसी की वीडियो कभी कभी वायरल जाती है, उसकी हर वीडियो वायरल जाती है। तो आप कैसे ये इमेजिन नहीं कर रहे थे कि उसके पास करोड़ों रुपया नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट आप ये कैसे कह सकते हो कि वो सारे के सारे पैसे आपने जो उससे निकाल लिए वो रिकवरी के पैसे या हैं? वो ऐसे भी कैसे हो सकता है कि अब उसके घर के कोने कोने में पैसे हो, जबकि उसने अपनी इस वीडियो में, हाँ अभी घर की हम बात कर रहे थे, तो उसने जब पैसों की सारी वजाहत दी तो उसने ये कहा था कि जेल जाने से पहले मैंने बहुत बड़ी स्पेंडिंग की थी। हाँ। और अपने फादर के वो जो थे, मैंने सर्जरी के कुछ पैसे भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट उतने इस्टेब्लिश्ड नहीं थे, मैं वैसे भी खाली था। उसने अपने अकाउंट ये बात की है। देखें बहुत बड़ा साथ का फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड आई बिलीव के जैसे उसको यहाँ तक इंसाफ मिला आगे भी मिलना चाहिए, क्योंकि यार दैट्स दी ओनली होप। हम चाहते हैं कि साथ के सारे पैसे रिकवर हों, साथ अपने इस केस में जीते और जिन लोगों ने इसके साथ ज्यादती की उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसी से हमें भी रियलाइज़ होगा कि अच्छा यार ये मुल्क रहने के काबिल ऐसे है, एग्जाम्पल बनना ज़रूरी है। यहाँ पर आप रह सकते हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज साथ के साथ ज्यादती हुई है, कल किसी और के साथ होगी, परसों किसी और के साथ होगी, ठीक है ना। तो इसको मेरे ख्याल से आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहिए और यहाँ पर जितना भी पैसा साथ का लिया गया उसको वापस करना चाहिए। जिन लोगों ने इसके साथ ज्यादती की है पकड़े तो गए हैं, लेकिन उनको सज़ाएं भी मिलनी चाहिए और हमें नज़र आना चाहिए कि ये जस्टिस जो है ना वो बहुत जल्दी। और ख़ास तौर पे उन इदारों के पास जो भी डक्की के पैसे गए हैं, जो उन इदारों के वो लोगों की जेब में डक्की के पैसे गए हैं, वो भी डक्की तक वापस आने चाहिए। उसके हक हलाल की कमाई थी, उसने बड़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया इस फील्ड में। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 145। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो में बड़ा कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ इन्होंने बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।